हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा के साथ आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, यानी संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। यह टॉपिक एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आपके चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, इनमें ये टॉपिक पूछ लिया जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। यू आर मोस्ट वेलकम। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि जो प्रस्तावना है उसे सबसे पहले कहाँ सम्मिलित किया गया। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था और उसके पश्चात अन्य देशों ने इसे अपनाया और इनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय पत्र से संबंधित है, या ये कहें कि इसे संविधान का परिचय या भूमिका को समझने में सहायक है। इसे संविधान का सार कहा जाता है। जो संवैधानिक विशेषज्ञ हैं वे संविधान का परिचय पत्र भी इसको कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित किया गया, जिनमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए। हम देखेंगे कि संविधान प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है। तो यह इस तरह से है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यह है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसके संबंध में बहुत विवाद चलते रहे हैं कि यह संविधान का एक भाग है या नहीं है, यह संविधान का हिस्सा है या नहीं है, इससे संबंधित विवाद रहे हैं। तो ये जानना आवश्यक है। जो सबसे पहला विवाद है वह बेरूबारी संघ मामला है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा यह संदर्भ लिया गया, जो बेरूबारी संघ और एन्क्लेव परिवर्तन 1960 के भारत पाकिस्तान समझौते को लागू करने से संबंधित था। देखिए इस क्या कहा, इसे प्रस्तावना का भाग माना है या नहीं माना है। तो इसके संबंध में ये जानना आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रायोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। इसलिए प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए, इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने ये माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सामान्य प्रयोजनों से संबंधित है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में निहित सामान्य प्रयोजन है उनसे संबंधित है तथा संविधान में उल्लेखित जो अनुच्छेद है उनसे संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनके अनेक अर्थ निकलते हैं। इस दृष्टि से इसे प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि बेरूबारी संघ मामले में इसे संविधान का भाग नहीं कहा गया। तथा एक दूसरा मामला है जिसमें इसे संविधान का भाग माना गया है और ये है केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती विवाद 1973, जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से संबंधित है। इसमें क्या हुआ, संविधान का एक भाग है, यानी पहले इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना और
केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को संविधान का महत्वपूर्ण भाग माना गया। यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान की अति महत्वपूर्ण सामग्री है, और या ये कहें कि अति महत्वपूर्ण हिस्सा है, और संविधान प्रस्तावना महान विचारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यही कारण है कि ये संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। और इसको LIC ऑफ इंडिया बनाम कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर 1995 मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था की कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का एक कारण ये भी था कि इसे सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। जब संविधान की प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने ये कहा कि प्रश्न ये है कि क्या संविधान की जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का भाग है या नहीं है। इस संबंध में भी दो तथ्य उल्लेखनीय हैं कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। इसके अतिरिक्त यह गैर न्यायिक है। इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें भी अध्ययन करने योग्य हैं और महत्वपूर्ण हैं। प्रस्तावना का सम्यक अनुशीलन करें तो हम ये पाएंगे कि इसके 4 मूल तत्व हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि संविधान के जो अधिकार हैं उनका ये स्रोत है, यानी प्रस्तावना ये कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, यानी प्राप्त करता है। भारत की प्रकृति के संबंध में भी ये घोषणा करती है, अनाउंस करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ये भारत की प्रकृति है। और थर्ड वन, यानी जो तृतीय तत्व है वो ये है कि संविधान के उद्देश्य इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संविधान के लिए महत्वपूर्ण है, और ये संविधान के यानी कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य भी हैं। और जो चौथा तत्व है वो ये है कि संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 की तिथि का भी उसमें उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना यदि पढ़ते हैं या देखते हैं तो इसके संबंध में ये 4 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें पता चलते हैं। इसी तरह से प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शब्दों के संदर्भ में व्याख्या करें या चर्चा करें तो इसमें संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, ये जो शब्द है इनका प्रयोग किया गया है। ये अपने आप में वास्तव में महत्वपूर्ण है तथा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट लेट अस नो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम देखेंगे संप्रभुता क्या है, यानी जो सॉवरिन शब्द है उसका क्या आशय है। तो संप्रभु शब्द का जो अर्थ है वो ये लगाया जाता है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसका अभिप्राय क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता, इसका अभिप्राय ये है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के या होने तक भारत ब्रिटिश शासन पर निर्भर था, यानी उपनिवेश था। और यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है कि ये जानना चाहिए 15 अगस्त यानी 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वह ब्रिटिश राष्ट्रकुल सत्ता जैसी थी। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य इसको घोषित किया गया। इसका अभिप्राय ये हुआ कि अब भारत के ऊपर कोई और शक्ति नहीं है। यह अपने मामलों में, चाहे वे आंतरिक मामले हों या बाहरी मामले हों, उनका निस्तारण स्वयं करने में स्वतंत्र है। तो ये चीज़ें संप्रभुता से संबंधित हैं। और ये भी बात जाननी चाहिए कि एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा
अधिग्रहण करने अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा या अपने हिस्से पर दावा छोड़ने के संबंध में भी स्वतंत्र है, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में बना। इसी तरह से समाजवादी शब्द के संदर्भ में यदि चर्चा करें तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद है। साम्यवादी समाजवाद को राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। यहाँ पर संक्षेप में आपको साम्यवादी समाज के संदर्भ में बता दें कि इसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन और निजी संपत्ति का उन्मूलन किया जाता है। और जो लोकतांत्रिक समाजवाद है यानी लोकतांत्रिक समाजवाद का ये तथ्य है या ये विशेषता है कि यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसकी भूमिका को स्वीकृत किया है तथा कहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करता है। भारतीय समाजवाद के संबंध में डिस्कस करें तो ये मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा इसका झुकाव है। यद्यपि ये बात भी ध्यान देने की है कि उदारीकरण और निजीकरण तथा वैश्वीकरण यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की आर्थिक नीति ने भारत के समाजवादी प्रकृति को थोड़ा फ्लेक्सिबल बना दिया है या ये कहें कि लचीला बना दिया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का भी प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रयोग किया गया है। तो ये धर्मनिरपेक्ष कैसे है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे जो कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हो। यही कारण है कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 इससे संबंधित है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में यदि डिस्कस करें तो इसमें धर्मनिरपेक्षता की समस्त अवधारणाएं विद्यमान हैं, यानी जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं। यानी सभी धर्मों का समान महत्व है तथा सरकार के द्वारा उन्हें समान समर्थन प्राप्त है। अतः इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में धार्मिक स्वतंत्रता को भली भांति उल्लेखित किया गया है। लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग किया गया है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रियम्बल में लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। डेमोक्रेटिक शब्द का उल्लेख है। यह क्या है? इसका अभिप्राय है कि प्रस्तावना में एक ऐसे लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है जो कि प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसके हाथों में है? वो जनता के हाथों में है। लोकतंत्र के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता है वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करती है, तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण भी करते हैं। इस तरह से लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करें तो जो भारतीय संविधान है उसमें प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र क्या है? इसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। इसी तरह से भारतीय राज व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षणों के संदर्भ में यदि डिस्कस करें तो लोकतांत्रिक शब्द को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। तो इसमें वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव इत्यादि ये सभी भारतीय राज व्यवस्था की लोकतांत्रिक व्यवस्था से संबंधित लक्षण हैं। और इस सभी डिस्क्रिप्शन के आधार पर कहा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का जो प्रयोग है वो बहुत ही विस्तृत तरीके से किया गया है तथा उसका वृहद दृष्टिकोण है, जिसमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं वरन सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी शामिल किया गया है। इसी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसमें गणतंत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो राजशाही और जो नेक्स्ट है वो गणतंत्र।
राजशाही व्यवस्था जो कि ब्रिटेन की विशेषता है। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में विद्यमान है, या ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का लक्षण है। इंडियन सिनेरियो में यदि डिस्कस करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का एक प्रमुख राष्ट्रपति है, या जो भारत का प्रमुख है वह राष्ट्रपति माना गया है, और राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र में भी 2 बातें शामिल हैं। पहली तो ये कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथों में शामिल होने के बजाय जनता के हाथों में निहित है, और दूसरी ये किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति का होना। तो इस तरह से देखें तो गणतंत्र शब्द का जो प्रयोग है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में भी वृहद रूप से किया गया है। अगला शब्द है न्याय यानी जस्टिस। न्याय को प्रस्तावना में 3 भिन्न रूपों में शामिल किया गया है, जिनमें है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, यानी सोशल, इकोनॉमिक एवं पॉलिटिकल। और इनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है, यानी जो न्याय तत्व है, वह सुरक्षित किसके माध्यम से रहेगा? वह मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से इसके उपबंध बनाए गए हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ है किसी भी व्यक्ति के साथ कास्ट, क्रीड, कल्चर के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी जाति, रंग, धर्म इत्यादि के आधार पर समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय का अभिप्राय ये है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं की जाएगी, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तथा पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक न्याय का ये अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीति का जो अधिकार है वह किसी भी प्रकार का हो या किसी से संबंधित हो, यानी अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का ही क्यों न माध्यम हो। यहाँ पर ये बात भी ध्यान देनी है कि जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ये जो तत्व हैं, ये कंसेप्ट कहाँ से आया? तो ये 1917 की रूसी क्रांति के माध्यम से लिया गया। वहीं से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की परंपरा चली। इसी तरह से प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया जाता है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसका अभिप्राय है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा व्यक्ति के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना, बशर्ते वह व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करे। जो प्रियम्बल है वह हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में न्याय का सहारा लिया जा सकता है, कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इंडियन डेमोक्रेसी का जो आधारभूत ढांचा है वह वास्तव में स्वतंत्रता पर से संबंधित है। हालांकि स्वतंत्रता का जो कंसेप्ट है उसको भी समझना आवश्यक है कि ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया, यानी उसकी कुछ निश्चित या निर्धारित सीमाएं हैं जिनको फॉलो करना होगा। और इन नटशेल कहें तो प्रस्तावना में प्रदत्त जो स्वतंत्रता है वह मौलिक अधिकार का जो डिस्क्रिप्शन है वह शर्त रहित नहीं है, यानी उनके साथ कुछ कंडीशंस हैं। इसी तरह से समानता का भी जिक्र होता है, यानी समानता क्या है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिकों की समानता को सुनिश्चित करते हैं। विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध, यानी अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, अनुच्छेद 16 है। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 है। और उपाधियों का अंत, यानी अनुच्छेद 18 है। संविधान में ऐसे 2 उपबंध हैं जो राजनीतिक समानता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम ये कि धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने से या शामिल होने के अयोग्य उपबंध है, तथा लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान। इस तरह से जो समानता है वह समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने से संबंधित है। बंधुत्व का प्रयोग भी या बंधुत्व शब्द का उल्लेख भी प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। बंधुत्व का अभिप्राय है भाईचारे की भावना। संविधान में इसके विभिन्न उल्लेख मिलते हैं। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द
यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इंडियन सिटीजन्स की ये ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग की विभिन्नताओं से ऊपर उठकर सौहार्द, सामंजस्य तथा आपसी भाईचारे को प्रोत्साहित करें, वैमनस्यता को बढ़ावा ना दें। प्रस्तावना में स्पष्ट है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला ये कि व्यक्ति का सम्मान तथा दूसरा ये कि देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। देश की एकता एवं अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक एवं सीमाई आयाम शामिल हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ताकि ये बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इससे भारतीय संघ की बदली या बदलने वाली या बदली ना जाने वाली प्रकृति का भी लक्षण दृष्टिगोचर होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता से संबंधित है। इसका अभिप्राय ये भी है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि बाधाओं को पार करना है या इनके से पार पाना है, इन पर विजय हासिल करनी है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर प्रस्तावना लिखने वालों को, यानी जो संविधान की प्रस्तावना लिखते हैं, उन सभी को राजनीतिक बुद्धिमत्ता से संबंधित बताते हैं तथा अपना सम्मान प्रकट करते हैं। अर्नेस्ट बार्कर महोदय भारतीय संविधान की प्रस्तावना से इतने अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी की जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि है या जो शुरुआत है वो इससे ही की थी, या इसका उल्लेख उसमें मिलता है। उन्होंने लिखा कि मैं इस तथ्य को उल्लेखित करने में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत के लोगों को अपना स्वतंत्र जीवन, राजनीतिक परंपरा और सिद्धांतों को शामिल शुरू करना चाहिए। इस तरह से अलग अलग लोगों ने इसके संबंध में अपनी अलग अलग राय प्रकट की। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।